आते हैं चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में आप पढ़ने जाएंगे। सो सबसे आते पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे, यानी कि जो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसमें कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? A consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants। यानी कंज्यूमर वो इंसान, वो व्यक्ति होता है जो गुड्स और सर्विस यानी सामान, कुछ ना कुछ सामान खरीदता है अपने आप को सेटिस्फाई, अपने आप को संतोष पहुंचाने के लिए। सो यहाँ तक तो इसमें बताया कि जो चैप्टर है ये हमें बताएगा कि कैसे कंज्यूमर अपनी पूरी संतुष्टि के लिए कितना सामान कंज्यूम करता है, मतलब कैसे कितना क्या खरीदता है। ये आपको ये बताएगा कि कैसे कंज्यूमर अपनी रैशनल थिंकिंग से अपनी सैटिस्फैक्शन करता है, यानी अपने आप का अपना पेट भरता है, मतलब संतुष्टि से। ठीक है। सो इसमें आते हैं दो तरीके के मेन अप्रोच। सो फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड द अदर इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में टर्म आती है यूटिलिटी, यानी कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब हम ये जानेंगे अब कार्डिनल और ऑर्डिनल क्या होता है। कार्डिनल होता है जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं 1 2 3 4 ऐसे, और ऑर्डिनल में होता है कि हम 1 2 3 से मेजर नहीं कर सकते हैं, हम इसे रैंक के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो टर्म है यूटिलिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी ये जो यूटिलिटी टर्म यूज़ हो रही है इसका मतलब क्या होता है। तो अब मैं बोलूँ आपको कि टेस्ट, आपको कितना ये मिठाई या ये खाना आपको कितना टेस्टी लगा। आप क्या बोलोगे, 20 टेस्टी लगा, या 90 टेस्टी लगा, या 1015 टेस्टी लगा? क्या हम ऐसे बोलते हैं? नो। मैं बोलूँ सेटिस्फैक्शन आपको इस चीज़ से, आपने ये चीज़ खरीदी, आपको आपने ये चीज़ ली, तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन हुई? मुझे 1500 सेटिस्फैक्शन हुई। क्या कभी आपने ऐसे सुना है बोलते हुए? नो। इवन आप भी ऐसे नहीं बोलोगे। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दीज टर्म्स इन कंक्रीट टर्म्स, यानी एक नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर में आप क्या इनको डिस्क्राइब कर सकते हो? नहीं। लेकिन अब टेस्ट कितना मिला आपको, कितना टेस्टी लगा आपको कोई चीज़, कितनी सैटिस्फैक्शन हुई, इन सब चीज़ को दर्शाने के लिए हमने एक टर्म दी है यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी वो पावर, ये एक मतलब ये असलियत में नहीं है, बट हमने एक मान के चल लिया कि ये एक टर्म है जो हमने दे दी किसी भी टेस्ट को दर्शाने के लिए, या कितनी सेटिस्फैक्शन, तो वो पावर बस हमने अज्यूम कर ली कि हाँ भाई लेट से 10 में से रेट करना है कितनी टेस्टी लगा। ऐसे वे में हमने इसे एक यूटिलिटी टर्म दे दी कि हाँ भाई इनको दर्शाने के लिए एक टर्म दे देते हैं। सो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब आते हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी हर एक पर्सन के लिए अब आपके लिए कितना टेस्टी लगा अलग है, किसी और को अलग टेस्टी लगेगा। अब मैं बोलूँ आप यहाँ पे मान लो अगर किसी को इंडियन फूड यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो टेस्टी की लेवल ज़्यादा देगा यहाँ पे, लेकिन किसी और कंट्री में वो कुछ और देगा। आज के टाइम पे मान लो कोई आज की डिश फेमस है, तो हो सकता है वो आगे वाले दिनों में वो फेमस नहीं रहेगी। सो यूटिलिटी वो एक फिक्स टर्म नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम बदलती ही रहती है। अब हम बोलें कि यूटिलिटी तो है, हम इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी मेजर होता है जिसको हम बोलते हैं यूटिल। यूटिल्स इमेजिनरी होते हैं, और एक साइकोलॉजिकल यूनिट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक किसी भी चीज़ से आपको कितनी संतुष्टि हुई, वो अमाउंट ऑफ संतुष्टि आपको बता देते हैं। अब कैसे हम मेजर करते हैं उसका एक एग्जांपल दिया है। अब मान लो आपको चॉकलेट और आइसक्रीम आप खा के आए हो, आपने 20 जो यूटिल्स हैं, एक मान लिया कि भाई 20 यूटिल्स आपको ना आइसक्रीम खाने से मिल गया। अब क्वेश्चन आया कि आपको चॉकलेट से कितनी सी यूटिल्स, आपको चॉकलेट को कितनी यूटिल्स होंगे, रेटिंग्स कह सकते हैं इस चीज़ को, कि कितनी सेटिस्फैक्शन मिली आपको चॉकलेट से। अब आइसक्रीम से 20 मिली, तो चॉकलेट से मान लो आपको कम मिली। ठीक है। तो आप 20 से तो कम ही दोगे उसे। अब लेट से आपने 10 दे दी, तो हम फिर ये जान लेंगे कि आपको चॉकलेट से डबल, 2 गुना ज़्यादा आइसक्रीम पसंद आई। तो हम ऐसे करके मेजरमेंट से पता लगा सकते हैं। अब एक और तरीका होता है यूटिलिटी को मेजर करने का। अब वो एक और तरीका मेजर करने का होता है इन टर्म्स ऑफ मनी या प्राइस, पैसों के टर्म्स में। यानी जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर आप कोई चॉकलेट 10 रुपीज़ की है और आप उसे खा रहे हो, 10 रुपीज़ की चॉकलेट खा रहे हो, क्या हम ये नहीं बताते हैं कि हाँ ये वर्थ इट हुआ या नहीं हुआ? अब मान लो मैं कोई 10 रुपीज़ की चॉकलेट आपको 100 में बेच रहा हूँ और आप उसे खाओ, फिर आप बोलते हो ना कि ये तो वर्थ इट भी नहीं थी, इतनी छोटी सी चॉकलेट दे दी और 100 रुपीज़ ले ली हमसे, तो आपको फिर सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्टि नहीं होती ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वरना अगर मैं बोलूँ, आपने पैसे दिए 50 रुपीज़, लेकिन आपको सामान मिल गया इतना ज़्यादा, तो आपको कुछ ज़्यादा ही सैटिस्फैक्शन हो जाती है, राइट? और जब पैसा जितना है, यानी अगर आपने 20 रुपीज़ की चॉकलेट खाई और आपको 20 रुपीज़ जितना, लगभग सेम जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना पूरा हो गया, तो फिर आपकी जो है,
आप इक्विलिब्रियम में आ जाओगे जब आपके पैसे आपकी सैटिस्फैक्शन को, यानी अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो आप यही विश करोगे ना कि मैं जितना पैसा भर रहा हूँ किसी चीज़ में, उतनी ही मेरे को, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उस चीज़ को मेरे को भरने से मेरे को मिलेगी, उतनी पूरी हो पाएगी। तो जब ऐसा होता है तो कंज़्यूमर इक्विलिब्रियम में भी आ जाता है। तो वो हम आगे जानेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ टोटल यूटिलिटी। अब मान लो पहली आइसक्रीम खाने से आपको मिली 20 यूटिल की सैटिस्फैक्शन, ठीक है? पहली आइसक्रीम खाई 20 मिली थी, अब दूसरी आपने खाई तो 16 मिली, तीसरी खाई तो 10 मिली। अब एक और चीज़ देखो, ये कम, कम, कम क्यों होई जा रही है बार-बार? क्योंकि अगर आप इमेजिन करो, अगर आप असलियत में एक अभी आपने कुछ आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं खाया, अब आप शुरू में एक आइसक्रीम खा रहे हो तो कितनी टेस्टी, मन करेगा जल्दी से खाने का उसको, राइट? तो आपने एक आइसक्रीम खा ली, फिर आपका वो मन थोड़ा-सा, थोड़ा पेट भर गया तो आपका थोड़ा कम करेगा अगली आइसक्रीम उठाने के लिए। चलो आपने अगली उठा ली तो 16 हो गया, ठीक है? आपने वो 2 खा ली अब। क्या तीसरी खा आपका ये मन नहीं करेगा कि या फिर या तो मैं कुछ और ट्राई कर लूँ, कुछ और स्वीट डिश ट्राई कर लूँ? आपका क्या आइसक्रीम का ही मन करेगा? नो। लेकिन फिर भी मान लो आप खा लेते हो, थोड़ी और कम हो जाएगी सैटिस्फैक्शन, राइट? इसीलिए कम-कम होती जा रही है, ठीक है? और इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, जो हम आगे मैं अभी बताऊँगी। तो अब इसमें देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? पहली आइसक्रीम से इतनी मिली, दूसरी से इतनी, तीसरी से इतनी। इन सबको ऐड किया हमने, तो क्या आया 46 यूटिल्स। ये होता है टोटल यूटिलिटी, यानी जितनी भी यूटिलिटीज़ थी उनको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। अब टोटल यूटिलिटी क्या था? 46 आया था अभी हमने। अब हर एक को खाने-खाने से, यानी अगर मैं पीछे वाली स्लाइड पे ही जाऊँ और समझाऊँ, तो आप देख सकते हो कि 20 खाया आपने। अच्छा, अब 20 यूटिल्स की आपको सैटिस्फैक्शन मिली। आपने जब एक और कंज़्यूम करी, तो 16 हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी, यानी अभी मतलब ये मत अज़्यूम करो कि आपने थर्ड खाई, अभी तक आपने 2 ही 1 खाई पहले, 1 के बाद जब आपने दूसरी खाई, वो जो एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल 1 और खा लिया आपने, वो हो गया आपका 16, फिर हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा भई, अब आपने खा ली 2 आइसक्रीम, अब मैं बोलूँ 1 और खा लेते हैं। तो जब हमने वो 1 और ऐड करी, तो 1 और ऐड करने पे कितनी यूटिल मिली? 10, राइट? तो ये भी हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? वो जो एक और सबसे एंड वाली जो आप यूटिल एक और वाली खाते हो, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 36 अब पहली, जब आपने पहली 2 खाई थी, पहली 2 क्या थी? पहले में 20 मिली थी आपको और दूसरे में कितनी सैटिस्फैक्शन मिली थी? 16 दूसरे आइसक्रीम खाने से, राइट? तो वो कितना हुआ था? 20 + 16 36 यूटिल्स, तो आपको 36 यूटिल्स मिली। अब आपने जब एक और वो थर्ड आइसक्रीम खाई, तो आपको मिली थर्ड आइसक्रीम में कितनी थी सैटिस्फैक्शन? 10, है ना? तो आपको 40 जो यूटिल्स है टोटल यूटिलिटी, वो कितने में बदल गई? 46, यानी 36 थी पहली 2 खाने पे और तीसरी खाने पे टोटल यूटिलिटी हो गई 46। तो अगर मैं बोलूँ मार्जिनल यूटिलिटी को फॉर्मूला के तौर पर कैसे निकालते हैं, तो हम ये रहा, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टी यू एन, यानी एन का मतलब होता है जो सबसे लास्ट वाला है। तो सबसे लास्ट वाला क्या था? थर्ड खाने के बाद 46 थी, 46 माइनस टी यू एन माइनस वन, एन माइनस वन का मतलब है लास्ट माइनस वन, यानी लास्ट से एक पहले तक कितनी टोटल यूटिलिटी थी? तो कितनी टोटल यूटिलिटी थी? 36 यूटिल। तो अगर हम 46 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 यूटिल्स, यानी हमारी जो थर्ड मार्जिनल यूटिलिटी, वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो थर्ड आइसक्रीम खाने के बाद मिली थी हमें, वो थी 10 यूटिल। अगर आप याद करेंगे तो 10 ही यूटिल थी वो। तो ये हो गया फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। और ये जो फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये भी एक ही बात है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं अच्छा इसको भी अगर मैं एक ही बात वाले को मैं समझाऊँ आपको, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी ये था टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, तो ये हमें पता चल गया था 10 यूटिल्स है। ऊपर लिख दिया 10 न्यूमरेटर में, अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई थी? 3, यानी 3 आइसक्रीम खा ली थी और 3 से पहले हमने कितनी खाई थी? 2 आइसक्रीम खाई थी। तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 ही तो होता है। अब डिनोमिनेटर में जब 1 ही है, तो सिंपल सी बात है, आंसर भी हमारा वापस 10 यूटिल्स आ जाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ सेम फॉर्मूला ही है, ठीक है? और इधर ये एक बात बता रखी है कि जो टोटल यूटिलिटी है, वो समेशन होता है। समेशन इस साइन का, ये जो साइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है टोटल, यानी टोटल ऑफ एमयू, यानी जितने भी एमयू 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 नेक्स्ट नेक्स्ट आते जा रहे हैं, उन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टीयू मिल जाएगा। अब भैया आपको सिखाएंगे कि टीयू और एमयू के बारे में एक टेबल के थ्रू, ठीक है? तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आइसक्रीम
जो कंज़्यूम करी है इन्होंने वो 6 आइसक्रीम्स कंज़्यूम कर रखी है और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 है। अब सेकंड आइसक्रीम खाई तो 16 हो गई, थर्ड 10 हो गई, फोर्थ खाई तो 4 हो गई और फिफ्थ खाई तो मतलब मैंने बताया था ना जैसे-जैसे और ज़्यादा कंज़्यूम करते रहते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमेशा जो यूटिलिटी है वो थोड़ी-थोड़ी कम-कम होती जाती है। तो यहाँ पे कम हो रही है। अब एक टाइम आया कि 6th खा के अब आपका 5th में पूरा पेट भर गया था कि भाई अब बस और नहीं खाई जाएगी और मन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ऐसे 6th खाई जाओ आपने तो थोड़ा वॉमिटिंग वाला फ़ील हुआ कि यार इतनी ज़्यादा क्यों खा रही इसलिए माइनस में चली गई आपकी सैटिस्फैक्शन। अब टोटल यूटिलिटी यहाँ पे इन सबको ऐड जब हम करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे तो एंड में वाली जो होती है वो टोटल यूटिलिटी बन जाती है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका पेट भर जा रहा है, जहाँ पे अब बस और नहीं खाई जाएगी, ये वाला मोमेंट होता है कि बस और आइसक्रीम बस मेरे बस की नहीं है, बहुत पेट भर गया। ये जो 5th आइसक्रीम खाने पर आपकी ज़ीरो यू मार्जिनल यूटिलिटी है कि बस अब दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन यानी कि बस, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है? या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। और अब हम अगर इस पे देखेंगे कि 6th आइसक्रीम को खाने के बाद हमारा जब बस भाई और खाया नहीं जा रहा था, हमने एक और ज़बरदस्ती खा ली तो अब हमें वॉमिटिंग वाला फील हो रहा है क्योंकि अब हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो ये माइनस में जा रहा है ना। तो जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में जाती है तो उसका हम क्या बोलते हैं? डिस यूटिलिटी यानी यूटिलिटी का ऑपोजिट। यूटिलिटी में सैटिस्फैक्शन मिल रही थी ना तो अब सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो हम उसको बोल देंगे डिस यूटिलिटी मिल रही है यहाँ पे। तो अगर हम इनके ग्राफ देखेंगे तो हम इन दोनों के ग्राफ इन्होंने बना रखे हैं। ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है और ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। जो भी टेबल दिखाई थी उन्हीं के अकॉर्डिंग पे इन्होंने ये ग्राफ बना रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं कि आइसक्रीम कितनी कंज्यूम हो रही है 1 2 3 4 5 6 और जो टोटल यूटिलिटी थी वो यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे, ये माइनस में भी जा रहा था मार्जिनल यूटिलिटी तो इन्होंने माइनस वाली भी लिख दी कुछ टर्म्स और ये आइसक्रीम जितनी खाई है हमने 6 की 6, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो टी यू का कर्व था, कर्व यानी ग्राफ पे जो हमने कर्व बनाया वो सारी इन्होंने लोकेट कर दी कि पहले पे टोटल सैटिस्फैक्शन इतनी, फिर जो पहली और दूसरी को मिला के हुई वो इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि अच्छा चलो अगला, और अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बताऊँ तो यहाँ पे इन्होंने पहले पे इतनी मिली, दूसरे पे इतनी, फिर तीसरे पे इतनी, इतनी, इतनी। हमने देखा था 5th पे हमें ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी यानी पेट भर गया और 6th में हम माइनस में जा रहे थे, राइट? तो हम क्या देख सकते हैं? अब यहाँ पे देखो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट यानी धीरे-धीरे ये पहले तो धीरे-धीरे बढ़ रहा था, है ना? पहले धीरे-धीरे 4th आइसक्रीम तक ये बढ़ रहा था। अब जब हम 5वीं आइसक्रीम खरीदते हैं तो हमने देखा कि बस ये मैक्सिमम पे पहुँच गया। ये जो हमारा टीयू यानी टोटल यूटिलिटी का कर्व था, ये मैक्सिमम पे पहुँच गया। तो ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। अब हम एमयू को भी जाके देखेंगे यहाँ पे, तो एमयू भी 0 पे पहुँच गया, ठीक है? तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो यानी 3 फेज़ लिखेंगे कि 3 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। क्या? कि जब तक एमयू घट रहा होता है पॉज़िटिव में, पॉज़िटिव वाली लाइन में ये 0 तक नहीं पहुँचा, 4th आइसक्रीम तक ये पॉज़िटिव में था। तो जब ये धीरे-धीरे घट रहा होता है तब टीयू जो है वो बढ़ रहा होता है धीरे-धीरे यानी डिमिनिशिंग रेट यानी धीरे-धीरे, धीरे वाली रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे वो धीरे-धीरे ऐसे बढ़ रहा है। और फिर जब टीयू जो है टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम पे पहुँच गया, एमयू भी 0 पे पहुँच जाता है। तो जब 0 होता है एमयू और टीयू होता है मैक्सिमम, तो वो क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो ये हो गया हमारा दूसरा फेज़। अब तीसरा फेज़ क्या होता है कि जब एमयू नेगेटिव में पहुँच जाता है, ठीक है? तो जो हमारा टीयू है वो घटने लग जाता है। ये हो गया हमारा तीसरा फेज़ यानी यहाँ पे हो जाती है हमारी डिसयूटिलिटी शुरू। तो पहला था स्टेज यहाँ तक और यहाँ तक हमारा था यूटिलिटी वाला। ये 5th वाला, ये 5th वाला। ये हो गया पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और ये जब ये घटने लग गया तो ये हो गया डिसयूटिलिटी वाला पॉइंट। तो यही हमारे दोनों ग्राफ के बीच में संबंध था और यही रिलेशनशिप बिटवीन टीयू और एमयू है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये सेम बातें जो मैंने अभी बताई है वो लिखी हुई है। अब हम नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मैंने आपको बताया था आप एक आइसक्रीम खाओगे फिर पेट भर गया, अब अगली आइसक्रीम खाने में थोड़ा कम मन करेगा, फिर और कम मन करता जाएगा जब तक आपका बिल्कुल पेट भर नहीं जाता कि बस भाई अब और नहीं खाया जाएगा। तो और फिर नेगेटिव भी हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हो? ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये धीरे धीरे घटता है। तो यही लॉ कहता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU स्टेट्स, कहता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, और ज़्यादा खाते रहते हैं किसी कमोडिटी को, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब हम आते हैं कुछ अजम्पशंस, यानी जो लॉ बताया था अभी मैंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उसकी कुछ अजम्पशंस होती है, यानी ये तो हम मान के ही चलते हैं। हम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे तो भाई कॉमन सेंस है कि हम तो ये तो मान के ही चलेंगे। तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं जो हम मान के चलते हैं? यू नीड टू लर्न देम, ये एग्जाम में आते हैं।
तो सबसे पहला होता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अगर आप याद करेंगे तो हम ये सब किस चीज़ में पढ़ रहे हैं? हम कार्डिनल मेजरमेंट में ही पढ़ रहे हैं। यानी जब हम 1, 2, 3 रैंक में नहीं, जब हम नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 1, 2, 3, तो यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं? कार्डिनल में पढ़ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब जब हम पढ़ रहे थे कि यूटिलिटी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो एक तो हमने सीखा था कि कंपेयर करा हमने चॉकलेट की में कितनी मिली हमें सैटिस्फैक्शन, और जो आइसक्रीम थी उसमें कितनी मिली। और दूसरा एक और तरीका मैंने बताया था कि पैसों के टर्म्स में, कि यानी हमने जितना पैसा दिया, क्या हमें उतनी सैटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसीलिए ये जो मेजरमेंट होती है ये मॉनेटरी यानी पैसों के टर्म्स में होती है। थर्ड इज़ कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। यानी अगर मैं बोलूँ कि आप चॉकलेट ले रहे हो, तो यूँ मतलब नहीं है कि आप चॉकलेट की बाइट ले रहे हो, एक एक बाइट को आप गिन रहे हो कि हाँ भाई एक वो चॉकलेट की बाइट ले ली तो दूसरी खाने में आपका मन थोड़ी मरेगा। एक रीजनेबल क्वांटिटी ले रहे हो, यानी अगर मैं बोलूँ आपने पानी पिया, तो उसका मतलब है कि एक गिलास पानी पिया, एक ग्लास फुल ग्लास पानी पिया आपने, ये नहीं कि एक चम्मच पानी पिया। अगर आप एक चम्मच पानी पिए जाएंगे हर बारी हर बारी हर बारी, तो आपका पेट थोड़ी भरेगा। आप हर बारी और ज़्यादा क्रेव करोगे ना कि भाई हाँ भाई जल्दी से ये पानी मेरे पेट में आ जाए। तो फिर यही मतलब है कि ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें आप एक रीजनेबल क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हो, जो हम सब कॉमन सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। यानी कि ये नहीं है कि आप एक आइसक्रीम खा रहे हो सुबह, एक खा रहे हो रात में, एक खा रहे हो अगले दिन, तो पेट थोड़ी भरता जाएगा। अगर हम लगातार एक खाई, उसी के अगले सेकंड पे हम दूसरी आइसक्रीम खा ली, उसी के अगले सेकंड पे, यानी हम कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते जा रहे हैं। फिफ्थ इज़ क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। कि अगर मैं बोलूँ एक आइसक्रीम खा रहे हैं, दूसरी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि तीसरी आइसक्रीम की क्वालिटी बेकार है तो आपका तीसरे में ही मन भर गया। तो क्वालिटी का कुछ वो नहीं है, क्वालिटी सेम चलती है। ये हम मान के चलते हैं क्वालिटी हर चीज़ की हर टाइम सेम रहेगी। नेक्स्ट इज़ रैशनल कंज्यूमर। यानी कि एक समझदार व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? समझदार का मतलब ये है कि कोई आम आदमी है, अगर आप आम आदमी नॉर्मली कंज्यूम करोगे, तो अगली बारी आपका थोड़ा पेट भर के कम होता जाएगा ना, इसलिए हर अगली बारी आपका पेट भरता जाएगा और मन आप कम करता जाएगा, उस चीज़ की क्रेविंग थोड़ी कम होती जाएगी। अगर मैं बोलूँ कोई पागल आदमी है या कोई भी है, वो फिर कंज्यूम करता जाएगा, वो तो बोलेगा हाँ, मुझे और चाहिए और क्रेविंग, मतलब उसका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो एक रैशनल कंज्यूमर अपना होना चाहिए। सेवेंथ इज़ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। यानी कि आपने ये जो पहली यूटिलिटी खाई, पहली आइसक्रीम में 20 थी, दूसरी आपने खाई 16, तो ये दोनों अलग-अलग है ना मार्जिनल। अब टोटल यूटिलिटी बोलूँ तो पहली के बाद दूसरी में ऐड करना पड़ रहा है, तो थोड़ा संबंध है। मार्जिनल यूटिलिटी पहली जितनी खाई उसका कोई संबंध नहीं है दूसरी से। ऐसे ही अगर आपने कोई आइसक्रीम खाई, तो आपके पेट भरने से दूसरे का थोड़ी पेट भरेगा, राइट? तो उसकी सैटिस्फैक्शन उसके खाने से और आपके खाने के से जो पेट भरने का ताल्लुक है, वो जम ही नहीं रहा। यानी आप जितनी खाओगे, आपका आपके खाने से ही पेट भरेगा, राइट? तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ होती है, किसी का कोई ताल्लुक नहीं होता ऐसे। नेक्स्ट है एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि मान लो अगर आपकी मम्मी ने 100 रुपीज़ दिए और आप 100 रुपीज़ के ऐसे 100 रुपीज़ नहीं मतलब 20 की ऐसे आइसक्रीम खाए जा रहे हो, तो आपके पास हम जनरली सोच के देखें तो हर बारी जब आप 20 रुपये खर्च कर रहे हो, तो अगली बारी आपके पास 80 रुपीज़ बचेंगे, फिर 60, फिर 40, ऐसे तो आपके पास पैसा खत्म होता जा रहा है ना। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अभी हम पैसों को ऐसे थोड़ा इग्नोर कर देंगे कि ये खत्म होते जा रहे हैं। हम पैसों को 20 है जब तक हमारी सैटिस्फैक्शन होती नहीं है या मरती नहीं है, हम इसे ना मान के चलते हैं कि भाई इस चीज़ को इग्नोर कर दो कि हमारे पास पैसे कम होते जा रहे हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर करके चलो, ठीक है? अगली चीज़ है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। अब ये भी नहीं कि पहली आइसक्रीम खाई, उसके बाद पता चलता है कि आपके पापा की सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, तो अब आप जी मर्ज़ी खाओ आइसक्रीम, ऐसा नहीं है। या फिर आपकी पापा की सैलरी थोड़ी कम हो गई, प्रमोशन से सीधा नीचे ही गिर गए, तो आप फिर आपकी मम्मी आपको खींच के ले जाए कि नहीं, नहीं और आइसक्रीम नहीं खानी। तो हम इनकम को भी फिक्स रखते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, और प्राइस को भी कि दुकानदार ने आपने पहली 2 खाई उसके बाद प्राइस जो है वो कम कर दिया या बढ़ा दिया, नहीं, हम प्राइस और इनकम दोनों फिक्स लेके चलते हैं। अब जो हमारी लास्ट असम्पशन है वो है परफेक्ट नॉलेज की। यानी कि जो कंज्यूमर है, यानी कि रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल हमने अभी सीखा था कि वो समझदार व्यक्ति है थोड़ा, तो उसके पास नॉलेज है कि उसे क्या चीज़ कितनी खानी चाहिए। आपको पता है कि आपको मार्केट में आइसक्रीम के बजाय कुछ और भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है ना। तो आप थोड़ा सूझ-बूझ के समझदार, यानी आपको नॉलेज पूरी अच्छी है आइसक्रीम की। ये नहीं कि आपको कोई पागल बना के 100 रुपए की आइसक्रीम खिला रहा है, वो असलियत में 10 रुपए की। तो थोड़ी आपको नॉलेज ना सही है, ठीक है, उस चीज़ को लेके। अब ये बता रखा है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी का हमने वो देखा था कर्व, उसी को ही इन्होंने वापस बना रखा है, ठीक है, और ये समझा रखा है कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है, असम्पशन भी लिखना है और एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या है।
अब हम आते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब वो सिचुएशन कि जब एक कंज्यूमर पूर्ण संतुष्टि हो रही है उसको, उसकी जितनी भी इनकम इनकम है, वो जितना भी खर्चा कर रहा है, उसमें उसको पूर्ण संतुष्टि मिल रही है। जो चीज़ जितना उसने खर्च किया, अभी मैंने बताया था, जितना उसने खर्च किया उतनी ही उसको सैटिस्फैक्शन मिल रही है, तो बस बढ़िया है, ठीक है? तो जितनी भी उसकी इनकम थी, जो फिक्स्ड इनकम थी उसकी, उससे जब उसने खर्च किया उसको, तो उसको जितनी सैटिस्फैक्शन मिली वो होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एक्सिस्टिंग एक्सपेंडिचर। यानी एक तरीका, हर एक इंसान का एक तरीका होता है ना कि मैं इसको प्रायोरिटी देके पहले अपने घर का ये खरीदूंगा, पहले वो खरीदूंगा। किसी और व्यक्ति का होगा कि पहले मैं खानों पे डालूंगा पहले पैसे, फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी पे डालूंगा। तो हर एक का अलग अंदाज होता है खर्च करने का। तो उस जो भी स्पेसिफिक कंज्यूमर है, उसके एक्सपेंडिचर यानी खर्च करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आ रहा, जैसे वो करता है वो वैसे कर रहा है, और जो भी चीज़ खरीद रहा है उससे उसे पूर्ण संतुष्टि मिल रही है। तो वो सिचुएशन कहलाती है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब ये बोल रहे हैं कि एक रैशनल कंज्यूमर यानी समझदार कंज्यूमर जो होता है, वो अपना जो खर्चा है ऐसे करता है कि वो कम से कम खर्चा करे और उसको जो सैटिस्फैक्शन है यानी उसका जो सामान है वो ज़्यादा आ जाए, या घर खर्चा कम करके भी उसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल जाए। तो हर कोई ऐसे प्लान करता है ना। अब जब ऐसे करता है तो उसको बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे है। तो ये 2 कंडीशंस पे होता है। पहला कि जब कंज़्यूमर अपनी इनकम को किसी एक कमोडिटी, लेट्स से अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं आइसक्रीम ही ले लो। मतलब वैसे तो आइसक्रीम पे कौन ही कोई इतना खर्च कर रहा है, बस जस्ट एन एग्ज़ाम्पल ताकि आप समझ जाओ। तो उस अपनी घर खर्च को एक सिंगल कमोडिटी यानी सिर्फ़ एक आइसक्रीम पे बिता रहा है, और 2 कमोडिटी यानी अपना घर खर्च करने के लिए मान लो आइसक्रीम और चॉकलेट 2 चीज़ों पे कर रहा है अपनी पूरी पूरी की पूरी इनकम। या तो वो एक यानी आइसक्रीम पे कर रहा है, और दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे जब हम वो अपनी आइसक्रीम और चॉकलेट पे कर रहा है, ठीक है? तो कब वो इक्विलिब्रियम पे आता है हम वो जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि पहली कंडीशन क्या होती है, यानी कि जो एमयू है वो किसी सिंगल कम्युनिटी में इक्वल कैसे होता है, इक्विलिब्रियम पे कब कब होता है। तो सिंगल कम्युनिटी यानी एक चीज़ कोई भी एक कम्युनिटी पे जब हम खर्च करें, तो जब एमयू पैसे के इक्वल होता है तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है। अब मैं जैसे बोलूँ कि मैंने 10 रुपये की चॉकलेट खाई, तो मेरे को 10 रुपये यानी वो 10 सैटिस्फैक्शन, यानी कि जितनी मैंने खाई, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ, इस चीज़ से मेरे को मिलेगा, उतना मेरे को मिल रहा है, तो फिर मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ, ठीक है? कि अगर मैंने अपने 100 रुपीज़ स्पेंड करे, तो ये ऐसा नहीं कि मेरे को 10 रुपये की चॉकलेट, फिर तो फ़ायदा नहीं रहेगा ना। अगर मैं अपने 100 रुपीज़ स्पेंड कर रही हूँ किसी चीज़ पे, तो मेरे को वो 100 रुपये वाली चीज़ उसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। यानी मेरा जो यूटिलिटी सैटिस्फैक्शन है वो पैसे के बराबर होगा, तो इक्विलिब्रियम में मैं पहुँच जाऊँगी। अगर मेरा एमयू इक्वल टू नहीं, साइन बने कि एमयू बड़ा है पी से, पैसे से, यानी मेरे को सैटिस्फैक्शन, यानी कि मैं पैसा तो सिर्फ 10 रुपये भर रही हूँ और मेरे को सैटिस्फैक्शन मिल रही है 100, ठीक है? जैसे यहाँ पे ही देखो कि अगर मैं 10 रुपये दे रही हूँ और मेरे को 100 रुपये वाली चॉकलेट मिल रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी ना कि इतना बेनिफिट, तो मैं और ज़्यादा चॉकलेट खरीदती ही जाऊँगी, है ना? तो इस केस में इक्विलिब्रियम पे नहीं होते हैं। या फिर अगर एमयू छोटा है प्राइस से, यानी मैं पैसे तो दे रही हूँ 100 रुपीज़ और मेरे को चॉकलेट मिल रही है 10 रुपीज़ वाली, तो मेरी सेटिस्फैक्शन तो कम हो रही है, तब भी तो कंज्यूमर उसी टाइम रुक जाएगा, और कोई अपनी जो है कंज्यूमर अपने जो पैसे हैं वो खर्च क्यों करेगा? अगर मेरे को 100 रुपये भर के भी 10 रुपये की चॉकलेट, तो मैं और ज़्यादा पैसे नहीं करूँगी खर्च, तो वो रुक जाएगा और इस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। अब ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि लेट्स से कि 1 रुपए की आपको आसान तरीके से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको यूँ बोल रहे हैं कि ऐसे अज़्यूम कर रहे हैं हम कि 1 यूटिल यानी 1 सैटिस्फैक्शन इक्वल टू 1 रुपए, यानी हम 1 रुपए भर रहे हैं तो हमें 1 सैटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है? तो अब अगर हम इस टेबल को देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि हम जैसे चॉकलेट कर रहे हैं 6 कंज्यूम, ठीक है? 10-10 रुपए की 6 चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं। अब उससे मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो हमें मिल रही है 20, 16, 10, जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी। यानी धीरे धीरे ऐसे 20 से घट रही है, -6 तक पहुँच गई। अब मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज़ के टर्म्स में, यानी मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज़ के टर्म्स में भी हमने सीखा था, इक्विलिब्रियम पे होती है। तो उस पे MUX बोला जाएगा इसे। तो उस पे हमें कितनी मिल रही है? 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूडल, हम यहाँ पे डिसाइड किया था हमने कितना होएगा। तो हम इसको डिवाइड बाय 1 यानी 1 रुपए से करेंगे ना, तो हमें क्या मिलता जाएगा 2016, यानी वही सेम मिलता जाएगा, क्योंकि जो सैटिस्फैक्शन थी वो रुपीज़ की इक्वल थी, तो ये दोनों इक्वल ही लिस्ट आएगी हमारे पास। अब इसके बीच में डिफरेंस निकाल लिया अगर हम, यानी ये जो MUX वाली लिस्ट थी और PX यानी जो प्राइस वाली लिस्ट थी, उनको माइनस करेंगे तो हमें ऐसे 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 मिलता जाएगा। तो हम देख सकते हैं जब तक हमारा जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव में था,
तब तक हमारा एमयू यानी सैटिस्फैक्शन हमें प्राइस से ज़्यादा, क्योंकि ₹10 हम दे रहे थे और 20 सैटिस्फैक्शन मिल रही थी। हम ₹10 दे रहे थे, हमें 16 सैटिस्फैक्शन मिल रही थी। तो मतलब हमें 6 सैटिस्फैक्शन यहाँ पे ज़्यादा मिल रही थी ना, तो हम कंज़्यूम और ज़्यादा करते रहेंगे यहाँ पे, जैसा कि बताया था। अब अगर एमयू और पीएक्स यानी प्राइस और एमयू सैटिस्फैक्शन और प्राइस ₹10 की चॉकलेट ली, 10 ही सैटिस्फैक्शन मिली, तो हम अब आ गए हैं कंज़्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे। और ये जब एमयू यानी प्राइस ज़्यादा लगेगा, हमें सैटिस्फैक्शन बस 4 मिल रही है, तो और हम ₹10 स्पेंड कर रहे हैं, तो हम अपनी जो कंज़म्पशन है उसको धीरे-धीरे रोक देंगे, है ना? तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई है। तो यही जो टेबल है इन्होंने अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दी। यहाँ पे इन्होंने जो अपना एमयू है उसकी जो स्ट्रेट लाइन थी पहले भी जैसे थी वैसे ही ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे जब थर्ड यूनिट में हमने 10 यूटिल्स और प्राइस इक्वल आ रहा था जब, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ गया, यहाँ पॉइंट ऑफ सेटाइटी और ये नीचे गिरने लग गया। ये वही सेम एमयू वाला कर्व ड्रॉ कर रखा है। अब इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हम एक लॉ के बारे में बात करें। ये स्टेट करता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम संतुष्टि तब मिलती है जब किन्हीं दो कमोडिटी के जो एमयू है यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ वन अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ टू इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ वन अपॉन प्राइस ऑफ टू। तो ये जब इक्वल होगा और एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, यानी हमारी जो सेटिस्फैक्शन हम और ज़्यादा इंक्रीज करते रहते हैं तो हमारी सेटिस्फैक्शन घटती रहती है। ये तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो जो कंज्यूमर है वो दो कमोडिटीज़ में इक्विलिब्रियम पे होता है। तो अगर हम बांट के देखें, यानी जब दो कमोडिटीज़ और उनके रिस्पेक्टिव प्राइसेस का जो रेशियोज है वो इक्वल है एमयू और उसका, तो एक ये कंडीशन लेते हैं और एक ये कंडीशन ले ली इन्होंने। ठीक है, बांट दी, सेंटेंस को बांट दिया इन्होंने। पहले हम देख सकते हैं द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू एक्स, जो पहले का सेटिस्फैक्शन है, इसे छोड़ो नीचे देखते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यानी पहले का जो सेटिस्फैक्शन है एमयू एक्स अपॉन एमयू वाई, यानी दूसरे का सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू पहले का प्राइस अपॉन दूसरे का प्राइस। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको स्वैप कर दिया ना क्योंकि ऊपर नीचे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एम यू एक्स यानी पहले की यूटिलिटी अपॉन उसका प्राइस इज इक्वल टू दूसरे की यूटिलिटी अपॉन दूसरे का प्राइस। ठीक है, तो जब इन दोनों के रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता है, या इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है किसी दो कमोडिटीज़ पे। तो अब इन्होंने ये कंडीशन दी है कि क्या होगा अगर एम यू एक्स और पी एक्स ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मान लो एम यू एक्स और अपॉन पी एक्स ये बड़ा है एम यू वाई, यानी पहले का जो सेटिस्फैक्शन अपॉन प्राइस है वो दूसरे के सेटिस्फैक्शन अपॉन प्राइस से बड़ा है अगर, तो क्या होगा जो एक्स वाला था, ये एक्स दिख रहा है आपको, एक्स यानी हमें पता चल रहा है कि एक्स से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है वाई के मुकाबले, तो हम एक्स ज़्यादा खाते रहेंगे। यानी चॉकलेट है, एक्स अगर चॉकलेट है और वाई अगर आइसक्रीम है, तो चॉकलेट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम चॉकलेट ज़्यादा खाते रहेंगे। जब तक चॉकलेट और जो आइसक्रीम है उनकी सेटिस्फैक्शन बराबर नहीं हो जाती है, ठीक है, जब तक हमारा थोड़ा पेट नहीं भर जाता है चॉकलेट से, और वो दोनों जब तक वो इक्वल नहीं आ जाती। और मान लो अगर आइसक्रीम से ज़्यादा मिल रही है और चॉकलेट से कम मिल रही है, ये हमें इसमें हम ये देख पा रहे हैं, तो हम आइसक्रीम को ज़्यादा खाते रहेंगे क्योंकि हमें उससे ज़्यादा मज़े आ रहे हैं ना आइसक्रीम को खाने के लिए। तो जब तक दोनों में इक्वल मज़े नहीं आएँगे हम आइसक्रीम को ज़्यादा खाते रहेंगे। और इसी जो लॉ था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसी में दूसरी चीज़ थी एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, ये तो हमारा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही था। अब इसी को ही इन्होंने टेबल और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। अब ये टेबल में आप देख सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं, 5। ठीक है, यानी 5 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। और मान लो एक्स यानी चॉकलेट से हमें इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है हर बार, और वाई यानी आइसक्रीम से हमें इतनी मिलती जा रही है बार बार। तो ये एक टेबल बना ली। अब इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने कि पहला जैसे हम देख सकते हैं कि जो पहला यानी ये कॉमोडिटी है 0 1 2 3 4 5, और ये एक्स कॉमोडिटी की यूनिट थी, यहाँ से हम वाई की लिख देंगे 1 2 3 4 5, और ये एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ वाई की मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने इसके पॉइंट्स मार्क कर दिए अकॉर्डिंग टू इट्स एक्स एक्सिस, एक्स की यहाँ और यहाँ देखेंगे, वाई की यहाँ और ये नीचे वाली वाई की देखेंगे। तो ऐसे करके हमने ये प्लॉट कर दिए। अब एम यू एक्स भी लिख दिया हमने, एम यू वाई भी लिख दिया। जहाँ पे ये पॉइंट मीट हो रहा है इनका, यही हमारा वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। तो अब तक तो हमने पढ़ लिया कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ अप्रोच, यानी 1 2 3 नंबर्स में जो था। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी जो रैंक में था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ फ्रूट्स में रैंक करो आपको क्या क्या पसंद है, तो अगर आपको एप्पल ज़्यादा पसंद होगा बनाना से तो आप 1 एप्पल को दे देंगे और बनाना को 2 दे देंगे। अगर बनाना ज़्यादा होगा तो बनाना को 1 एप्पल को 2, और अगर दोनों ही इक्वल पसंद होंगे तो आप एप्पल को भी 1 और बनाना को भी 2। तो हम रैंक के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी आपको मिलती है। अब इसी के अंदर आता है इंडिफरेंस कर्व। अब ये क्या होता है?
अब इसको मैं डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन को छोड़ के इसके पूरे डायरेक्ट समझाती हूँ। जैसे इसका ये टेबल देख ली, कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बाद में बताऊँगी। एप्पल से मान लो इतनी सैटिस्फैक्शन मिलती जा रही है 1, 2 और इससे 5, 10 फिर सॉरी 15, 10 आगे टेबल इन्होंने कंटिन्यू करी 3, 4, 5, 6, 3, 1 ठीक है। ऐसे करके इन्होंने रैंक दे दी अपनी यूटिलिटीज़ को, ठीक है। तो ये था एप्पल का, यानी ये वाला जो सेट था ये एप्पल का था और ये दूसरे वाला था बनाना का। इन सबको इन्होंने कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इन्होंने नाम दे दिया RSTUV ऐसे-ऐसे करके इन्होंने नाम दे दिए और उसी को फिर ग्राफ पे प्लॉट किया। यहाँ पे बनानास का लिख दिया, यहाँ पे एप्पल्स का लिख दिया और 15 जब बनाना पे मिल रही थी तो 1 एप्पल पे मिल रही थी। ऐसे करके इन्होंने ऐसे-ऐसे पॉइंट बना दिए। तो ये कॉम्बिनेशन है, हम दोनों के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन को इसने प्लॉट कर लिया कि अगर हम इतने रुपए में, मान लो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में हम 1 एप्पल ले पा रहे हैं और 15 बनाना, ठीक है। अब अगर हमें बनाना एप्पल ज़्यादा चाहिए, तो थोड़े बनाना कम करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 100 रुपए ही है। तो हम 2 एप्पल जब ले पा रहे हैं तो 10 बनानास, जब हम 3 एप्पल ले पा रहे हैं, तो हम हमारे बनाना फिर कम होंगे। हम जैसे-जैसे ए को बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे बी यानी बनानास घटते जा रहे हैं। तो ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, यानी 100 रुपए में आप कितनी-कितनी कंबाइन करके ऐसी चीज़ें ले पा रहे हो 2 चीज़, इसी को इंडिफरेंस कर्व यानी जो कर्व बोल दिया तो मतलब ग्राफिकली हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट ये बता रहे हैं मोनोटिक प्रेफरेंसेस के बारे में, यानी एक रैशनल कंज्यूमर यानी समझदार व्यक्ति ये सोचेगा कि किन 2 कॉम्बिनेशन से उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है। अब जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया कि अगर आपको 2 बंडल दिखा रहे हैं, एक में आपको दे रहे हैं 10 एप्पल और 10 बनाना, दूसरे में दे रहे हैं 7 एप्पल और 7 बनाना, आप किसे चूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स आप फर्स्ट बंडल बंडल को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी मोनोटिक प्रेफरेंस यानी समझदारी वाली जो प्रेफरेंस है आपकी। अब एक और एग्जांपल जैसे दे दिया, पहले बंडल में आपको दे रहे हैं 10 एप्पल और 7 बनाना और दूसरे बंडल में दे रहे हैं 9 एप्पल और 7 बनाना, तो आप किसे चूज़ करेंगे? आप फर्स्ट बंडल को चूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनडिफरेंस मैप, यानी इनडिफरेंस मैप होता है जो इनडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था, उसी की फैमिली को इनडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो जितने भी इनडिफरेंस कर्व थे, 2-2 कॉम्बिनेशन किसी भी कंज्यूमर के, कोई भी 2 बंडल लिए, उसने 2-2 एक लिया आइसक्रीम चॉकलेट का, एक लिया फैंटा पेप्सी का, एक किसी और चिप्स और कुरकुरे का लिया, तो ऐसे करके इसने 3 ऐसे जितने भी आईसी थे यानी इनडिफरेंस कर्व थे, कॉम्बिनेशंस वो रिप्रेज़ेंट कर दिए। अब ये चीज़ नोट करने की है कि जो IC1 है, यानी ये जो सबसे लोएस्ट वाली ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये कम सैटिस्फैक्शन देती है एज़ कम्पेयर टू IC2 और IC3 और सबसे हाईएस्ट सैटिस्फैक्शन फिर कौन देगी? IC3, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर बनी हुई है ग्राफ पे। तो जितनी ऊपर जो ज़्यादा बनी होती है वो उतनी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देती है। अब आपने देखना था, अब नेक्स्ट है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब वहाँ वी सॉ कि अगर हमें एप्पल्स खरीदने हैं, सो वी नीड टू सैक्रिफाइस मोर ऑफ बनानास, राइट। सो व्हेन वी सैक्रिफाइस यानी जितना बनाना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ज़्यादा हम एप्पल गेन कर रहे हैं। तो हमारी सेटिस्फैक्शन हर एक, दिस मस्ट बी नोटेड कि जो हर एक कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट था उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल वॉज द सेम, वही सेम अमाउंट का कॉम्बिनेशन बन रहा था, हर टाइम सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। तो द नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम बनाना की सैक्रिफाइस कर रहे हैं एप्पल की गेन करने के लिए, तो ये जो सैटिस्फैक्शन है ये सेम होएगी। तो बनाना यूनिट्स ऑफ बनाना जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपॉन यूनिट्स ऑफ एप्पल्स जो हम गेन कर रहे हैं, चेंज इन बनाना अपॉन चेंज इन बनाना इक्वल टू, आई मीन चेंज इन बनाना अपॉन चेंज इन एप्पल इज इक्वल टू MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी वो रेट जिसमें हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाना मतलब एक्स कमोडिटी यानी जो पहली कमोडिटी होगी जो भी हमारे, अगर ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा, और अपॉन वाई कमोडिटी में जो चेंज हो रहा है। तो ये जो IC यानी इनडिफरेंस कर्व होता है, वी कैन सी दैट इट इज़ एन कॉन्वेक्स शेप्ड, ठीक है। जो ओरिजिन है उससे कॉन्वेक्स शेप में ये बना हुआ है। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्सटीट्यूशन के कारण, कि हम एक को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दूसरा गेन कर रहे हैं, इसलिए ऐसे थोड़ा घटता है। यानी ये जो ये वाली साइड है, बनाना वाली साइड है, ये घटती जा रही है और एप्पल वाली साइड बढ़ रही है ना। तो ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी कम टू एजम्पशंस ऑफ इनडिफरेंस कर्व, यानी कुछ चीज़ें जो हम मान के ही चलते हैं कि ये तो है ही। फर्स्ट इज, जब हम इंडिफरेंस कर्व वाला जो ग्राफ है उसको बनाते हैं तो ये मान के चलते हैं, पहला है 2 कमोडिटीज़, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमें पैसे, यानी जैसे हमने 100 रुपए का एग्जांपल लिया था बनाना और एप्पल में, यानी हमारे जो पैसा है वो फिक्स्ड है, 100 रुपए है तो 100 रुपए ही है। अब हम कैसा ही कॉम्बिनेशन मिले, हम ज़्यादा एप्पल खरीदे, कम बनाना खरीदें, आप बनाना ज़्यादा खरीदे, एप्पल कम खरीदे, तो जितने भी हम कॉम्बिनेशन उन दोनों गुड से बनाएंगे, हमारी जो अमाउंट है वो क्या है? फिक्स्ड है। सेकेंड इज नॉन सेटाइटी, यानी कि जो कंज्यूमर है वो मोनोटिक प्रेफरेंस ज़्यादा चूज़ करेगा, यानी वो तब तक अपने कॉम्बिनेशन बैठाता रहेगा जब तक उसे उस पॉइंट पे, वो उस कॉम्बिनेशन पे वो हायर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो वो अपनी हायर सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए अपने जो कॉम्बिनेशन है उनको
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता ही रहेगा, ठीक है? तो उसकी मोनोटिक प्रेफ़रेंस होती है। नेक्स्ट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी जो कंज़्यूमर है, वो अपनी दोनों गुड्स से जो सैटिस्फैक्शन उसे मिल रही है, उसके बेसिस पे उनको रैंक कर सकता है, ठीक है? जैसे इंडिफरेंस कर्व की वो जो फैमिली दिखाई थी, उसमें आईसी 3 टॉप पे था, तो उसने रैंक कर दिया, हाँ भई, आईसी 3 से मेरे को फर्स्ट रैंक की सैटिस्फैक्शन मिल रही है और आईसी 3 से सबसे लोएस्ट रैंक की मिल रही है। फोर्थ इसकी जो इंडिफरेंस कर्व है, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से चलता है, यानी एक को जब हम गेन करते हैं तो दूसरा सैक्रिफाइस होता ही होता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है, ये जैसे पहले एग्जांपल में 100 रुपए थे, वो फिक्स थे, इसलिए 100 रुपए में चाहे तुम बनाना ज़्यादा ले लो चाहे एप्पल ज़्यादा ले लो, तो एक को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दूसरा हम ज़्यादा गेन कर रहे हैं, राइट? तो इसी की वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स भी होता था ओरिजिन से। फिफ्थ इसकी रैशनल, थोड़ा समझदार व्यक्ति ही इन चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, जिससे उसे टोटल सेटिस्फैक्शन हो रही है अपनी मोनोटिक प्रेफरेंस को चूज करके। तो नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी इज दैट इनडिफरेंट कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स, यानी ऐसी शेप में, इफ़ वी सी दिस ग्राफ, तो ये ऐसी शेप में है ना, तो ये कॉन्वेक्स होते हैं हमेशा ड्यू टू देयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसा अभी देखा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है दैट इन डिफरेंस कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स क्यों? वापस से सेम रीज़न है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जब हम एक को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी बनाना अगर इधर से हम कम करते जा रहे हैं तो नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, और एप्पल गेन कर रहे हैं तो उस तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो ये हमेशा ऐसे शेप में ये बनता है कर्व। और वी गॉट टू नो कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, यानी आईसी 3 था जैसे उस एग्जांपल में, तो वो हायर सैटिस्फैक्शन दे रहा था आईसी 1 से, यानी जो नीचे, यानी जो ओरिजिन के सबसे पास वाला इंडिफरेंस कर्व होगा वो कम सैटिस्फैक्शन होगा एज कम्पेयर टू उस इंडिफरेंस कर्व के जो सबसे दूर होगा। फोर्थ वन इज इनडिफरेंट कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने ये जाना था कि जो इनडिफरेंस कर्व्स हैं, अब मतलब हम ये जान रहे हैं कि जो इनडिफरेंस कर्व्स हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल दिखा रखा है, इसमें ये इंटरसेक्ट, ये मतलब ये रॉन्ग एग्जांपल है, ऐसा ये दिखा रहे हैं कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो जैसे अभी इन्होंने इंटरसेक्ट करवा रखे हैं, ठीक है? हमने जाना था कि कोई भी इनडिफरेंस कर्व है, तो उसके जितने भी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हमने पी क्यू आर एस टी वो बनाए थे कॉम्बिनेशंस एप्पल और बनाना में, तो वो सारे कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन हमें इक्वल ही मिल रही थी ना, तो उनका कितना भी कर रहे थे 100 रुपये में हमें जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे थे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। तो हम ये जान सकते हैं कि ये जो ए, अगर हम आईसी 1 में देखेंगे तो ये ए जो है ये बी के इक्वल है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सेम मिल रही है। और अगर हम आईसी 2 में देखेंगे तो ए जो है वो सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों में कॉम्बिनेशन तो इस ब्लू वाली लाइन में है, तो ये कॉम्बिनेशन तो सेम ही है ना, सेटिस्फैक्शन तो सेम ही मिलेगी। ए इक्वल टू सी और ए इक्वल टू बी, ए तो एक ही पॉइंट है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी है तो बी इक्वल टू सी भी हो जाएगा। तो इसका मतलब बी और सी ये अलग अलग पॉइंट कैसे दिखा रही हैं, तो फिर सेम पॉइंट पे लाए होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बी अगर ये पॉइंट है तो सी भी फिर इसी पे, तो ये दोनों तो ओवरलैप करने चाहिए ना एक दूसरे को, जो आईसी 1 है और आईसी 2 ओवरलैप करेंगे तो फिर तो दोनों आईसी एक ही चीज़ होगी, फिर अलग अलग नाम भी क्यों ही दे रहे हैं अगर ये दोनों एक दूसरे एक के ऊपर एक ही आ रहे हैं तो। इसीलिए ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, वरना ये सेम ही दोनों आईसी कर्व हो जाएंगे, इसीलिए नहीं करेंगे। दूसरी, और ये चार हो गई प्रॉपर्टीज़। एक और बात बोली जा रही है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये ना तो एक्स एक्सिस को टच कर सकते हैं ना वाई एक्सिस को, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे इसने लास्ट पॉइंट टच किया एक्स एक्सिस पे, तो हमें पता चल जाएगा कि एप्पल हम यहाँ पे ज़ीरो ले रहे हैं और बनाना जो बनाना हम ज़ीरो ले रहे हैं और एप्पल हम मैक्सिमम ले रहे हैं। तो अगर एप्पल ज़ीरो हो गया, एप्पल अगर हम ले ही नहीं रहे हैं तो बनाना ही बनाना, यानी एक ही कमोडिटी ले रहे हैं। लेकिन हम जब इन डिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो हम दो कमोडिटी लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पे एक कमोडिटी कैसे आई? इसलिए इन डिफरेंस कर्व में कभी ये ना तो एक्स एक्सिस पे टच होगा, ऐसे ही ना ये वाई एक्सिस पे टच होगा। तो अब तो ये था इन डिफरेंस कर्व कि मान लो हमारे पास 10,000 रुपये अगर सैलरी है, तो हमने 100 रुपये में एप्पल और बनाना में ऐसे कॉम्बिनेशन बना के हम चीज़ें ले रहे हैं। नेक्स्ट वी कम टू बजट लाइन। अब बजट लाइन ये वो होती है कि जितनी भी इनकम है हमारी, वी आर स्पेंडिंग ऑल आवर इनकम ऑन दोज टू कमोडिटीज़ बोला कुछ बोलो, हम दो कॉम्बिनेशन ऐसे बना रहे हैं उन गुड्स के कि जितना अगर हम 10,000 कमाते हैं तो हम उन दोनों कमोडिटी में ही स्पेंड कर रहे हैं सारी की सारी इनकम, और हम सबसे ज़्यादा अपने ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है? तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं इसमें, बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं बजट सेट, यानी वो पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनका कॉम्बिनेशन के उस सेट को, उस पूरे को प्रॉपर सेट बोलते हैं कि जितने भी पी क्यू आर एस की मान लो, तो पी क्यू आर एस की बजट सेट है, क्योंकि इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इंक्लूडेड हैं। और ये किस बजट सेट किस पे प्रेजेंटेड होता है? बजट लाइन पे। और बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, ठीक है? जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि अगर किसी इंसान की 20 रुपये इनकम है मान लो, और वो दो चीज़ें हैं, एक कमोडिटी एक्स और वाई, और 10 रुपये की दोनों मान लो 10 रुपये की है, तो यही ऑप्शन है कि या तो हम दोनों
एक्स की खरीद लें तो 20 रुपये पूरे हो जाएंगे, इनकम पूरी लग गई। या हम वाई की 2 चीज़ ले लें तो पूरी लग जाएगी, या एक 10 रुपये की एक ले लें एक्स और 10 रुपये की एक वाई ले लें तो फिर पूरी इनकम लग जाएगी। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। तो ये सारे बजट लाइन में प्रेजेंट होंगे एज इन द फॉर्म ऑफ बजट सेट। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो 20 रुपये हैं हमारे पास एंड वी आर एप्पल जो है वो 4 रुपये के हैं, बनाना अगर 2 रुपये के हैं, लेट सपोज ये है। तो कॉम्बिनेशन इन्होंने EFGHI J से इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं और ये एप्पल 4 रुपये के हैं, इनसे ऐसे ऐसे हमें इतने इतने अमाउंट के हम मतलब क्वांटिटी ले रहे हैं और बनाना की हम इतनी इतनी ले रहे हैं। तो अगर हम 5 इसकी ले रहे हैं तो 5 4 ज़ा 20, तो हम बनाना की 0 ले रहे हैं, है ना। तो 0 इंटू 2 ऐसे इंटू इंटू और प्लस प्लस करके हम इक्वल टू 20 यानी सारी इनकम मनी स्पेंड को सारा कर रहे हैं। यानी कि अगर हम 4 रुपये का था तो 5 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 4, 4 रुपये का था 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 20। ऐसे कर करके हम पता लगा रहे हैं। तो ऐसे करके जितने भी कॉम्बिनेशन थे ये हमने ऐसे करके यूँ रिप्रेजेंट कर दिए ग्राफ में। अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स अलग टाइप के हैं। एक है यहाँ पे पॉइंट डी और एक यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट सी। पॉइंट डी को बोलेंगे हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन और पॉइंट सी को हम बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब ये होते क्या है, डी है अटेनेबल कॉम्बिनेशन यानी ये है आपकी इनकम, यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट 20 रुपये की इनकम खर्च हो रही है। अब पॉइंट डी ये बोलता है कि 20 रुपये से कम का खर्चा हुआ है इस कॉम्बिनेशन पे, यानी कि आपके मान लो 16 रुपये या मान लो 8 रुपये लग रहे हैं, कितने पर 20 से कम रुपए लग रहे हैं यहाँ पे। ये जो बजट लाइन के अंदर अंदर वाला एरिया है ना, यहाँ ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे 20 रुपये से कम पैसे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बजट लाइन में, क्योंकि बजट लाइन में जितनी इनकम है सारी स्पेंड होती है, इसलिए अनअटेनेबल पॉइंट है। ये हो तो सकता है पॉसिबल, लेकिन ये बजट लाइन पे पॉसिबल नहीं हो सकता। और सी है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। मान लो ये 30 रुपये है कि हमने बनाना और एप्पल का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हमारे 30 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास बनाना ही इनकम ही 20 रुपये है, तो हम 30 रुपये का सामान कैसे ले सकते हैं, इसलिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी ये नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बनाना की अगर कम हो रही है तो हम नीचे नीचे जाएंगे और एप्पल की बढ़ रही है तो ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और यही बजट लाइन हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ये पॉइंट जे से ई तक। नेक्स्ट इन्होंने दे दिया बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस। तो पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन बता देना। फिर बजट लाइन जो है वो सिर्फ बजट लाइन पे लाई करती है, और जो बजट सेट है वो या तो मतलब अब बजट सेट में या तो वो पूरा लाइन पे लाई करेगा, पर बजट सेट में एक और चीज़ होती है कि वो जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन था ना वो भी पॉसिबल है, यानी बजट लाइन के बिलो भी वो लाइन कर सकता है उस ट्रायंगल के अंदर। और इस बजट लाइन को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं और इसको ऐसे, यानी एम यानी जो मनी है वो ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब मान लो 20 रुपये थे तो हमारे 16 रुपये भी खर्च हो सकते हैं, कि ये जो इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा भी बच सकती है। तो ये बजट सेट होता है और ये बजट लाइन होता है। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन भी वही होता है कि यूनिट्स जो बी के सैक्रिफाइस बनाना के सैक्रिफाइस हो रहे हैं, यूनिट्स ऑफ एप्पल्स जो हमारे अपॉन जो गेन हो रहे हैं, ठीक है। इसको स्लोप ऑफ बजट लाइन को ही हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज यानी MRE से को बोलेंगे। तो MRE इक्वल टू चेंज इन बनाना अपॉन चेंज इन एप्पल, और इसी चेंज को हम प्राइस रेशियो के नाम भी दे देंगे। यानी इसे आप स्लोप ऑफ बजट लाइन को या तो MRE बोलो या प्राइस रेशियो बोलो, एक ही बात है। दोनों इक्वल टू बी चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए, यानी चेंज इन पी अपॉन चेंज इन वाई। तो दो प्रॉपर्टीज है जो हम जान भी चुके हैं कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बजट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस रेशियो जो कि हर बारी कांस्टेंट होता है, एक ही होता है कि हम पूरी इनको इनकम खर्च करते हैं तरह तरह की कॉम्बिनेशन बना के, तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी तो एक ही होती है ना। तो इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन भी होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है प्राइस रेशियो के कारण। नेक्स्ट वी विल नो शिफ्ट इन बजट लाइन। पहला दे आर शोइंग इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो बदल गई तो क्या होगा। अगर इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की तो वो बजट लाइन भी राइटवर्ड शिफ्ट, यानी यहाँ से A B से लेके A1 B1 तक इस तरफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अब जो इनकम है मान लो 10-20 रुपए थी वो पहले, तो अब मान लो 40 रुपए हो गई, तो अब वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और ज़्यादा ले सकता है, यानी बनाना और एप्पल दोनों थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, इसलिए राइट वर्ड होएगा। और अगर घट जाएगी इनकम यानी 20 से मान लो 10 हो गई, तो वह इधर AB से A2 B2 तक लेफ्ट की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। अब वो कम सामान खरीद पाएगा थोड़ा। अगला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ कमोडिटीज़। अगर दोनों बदले तो वही शिफ्ट हो जाएगा। अगर एप्पल और बनाना दोनों के प्राइस बढ़े तो ये राइट वर्ड हो जाएगा, और दोनों के प्राइस घटे तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे रोटेशन कब होएगा, जब चेंज सिर्फ एक कॉमोडिटी में होगा। हम मान लो एक्स एक्सिस यानी सिर्फ एप्पल्स पे फ़र्क पड़ रहा है, इसका प्राइस बढ़ रहा है तो राइट वर्ड्स रोटेशन जो है वो बढ़ जाएगी, राइट वर्ड तरफ हो जाएगी। और
राइट वर्ड्स नहीं, मतलब ये रोटेशन इस तरफ बढ़ जाएगी। और अगर इनकम मतलब प्राइस घट गए एप्पल्स के तो वो इस तरफ हो जाएगी। सिमिलरली अगर बनाना की जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो जो हमारी बजट लाइन है वो इस तरफ नीचे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि बढ़ गया तो हम कम ही सामान खरीद सकते हैं अपनी इनकम से। और अगर बनाना का प्राइस घट गया तो हम इस तरफ मूव करेंगे, हम ज़्यादा खरीद पाएँगे बनाना को। ऐसे ही एप्पल्स के केस में, ठीक है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो इंडिफरेंस कर्व का अभी हमने एनालिसिस किया इतना बड़ा, वो कब होगा 2 कमोडिटीज़ में? तो हमने जाना था यूनिट्स ऑफ पहला, यानी जैसे बनाना सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स ऑफ एप्पल गेन, यानी पीएक्स, यानी चेंज इन पीएक्स अपॉन चेंज इन पीवाई। ये एमआरई मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज के इक्वल था, यही हमारे प्राइस रेशियो के इक्वल था, और यही हमारे एमआरएस के इक्वल होगा। ये वाली कंडीशन भी हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। यहाँ पे इन्होंने कार्डिनल यानी जो 1, 2, 3 और ऑर्डिनल यानी जो रैंक था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसका डिफरेंस दे दिया। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर।